नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ एक नई मेहमान है, ऋचा सिंह जी, जो इलाहाबाद से बिलॉन्ग करती हैं और इलाहाबाद की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और 2-2 बार विधानसभा 2017 में और 2022 में माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें सेकंड पोजीशन पे रही थी। बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पे एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके दौरान इन्होंने उनका विरोध किया था पार्टी लाइन से हट करके। अब उसके बाद इनको बीते दिनों में निष्कासित कर दिया गया, एक इनको और एक रोमिला तिवारी जी को, जो शायद मेरठ से बिलोंग करती हैं, आगरा से, सॉरी। तो इसी विषय पे इनसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे और इनका पक्ष जानेंगे कि ये इसके बारे में क्या सोचती हैं। तो आपको पार्टी से क्यों निकाला गया? देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी से क्यों निष्कासित किया गया, ये पूरे देश के सामने है। सवाल इस बात का है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जो संविधान से चलता है, और हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि धर्म या संप्रदाय के आधार पे किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी में एक नए छद्म समाजवादी नेता, जो तमाम जगहों से अपने अवसर को भुनाने के बाद समाजवादी पार्टी में आए हैं, और वो एक राजनीतिक लाभ के चलते लगातार रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, को बैन करने की बात कर रहे थे। तो हमारी तरफ से इस बात का प्रतिरोध जाहिर किया गया, और ऐसा नहीं है, ये प्रतिरोध हम लोगों ने पार्टी के तमाम पटलों पे, जो भी कम्युनिकेशन के पटल हो सकते हैं, उन सब पे जाहिर किया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सवाल इस बात का नहीं है कि किसकी आस्था रामचरितमानस में है और किसकी नहीं है। सवाल इस बात का है कि इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था रामचरितमानस में है। और लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान किया जाना लोकतंत्र की पहली जिसको कहा जा सकता है कि शर्त है। तो अगर कोई भी दल लोकतंत्र में जन भावनाओं को आहत करता है, तो मेरे विचार में ये ठीक नहीं है। मैंने इसी का विरोध किया था, जिसके चलते मुझे समाजवादी पार्टी से निष्कासित तो क्या समाजवादी पार्टी आपकी भावनाओं को नहीं समझी? देखिए, मेरी भावनाएं बहुत छोटी हैं। मेरी भावनाएं किसी एक की भावना हो सकती है। मुझे दुख इस बात का है, और मेरी नाराजगी भी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी ने आखिर इस देश की 100 करोड़ जनता की भावना जो रामचरितमानस को लेकर है, और 100 करोड़ जनता जो रामचरितमानस की पूजा करती है, उसका आदर करती है, उसको क्यों नहीं समझा। ये सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल देश का और देश की जनता और उसकी जन भावनाओं का है। तो क्या समाजवादी समाजवाद नहीं रहा? समाजवादी पार्टी समाजवादी नहीं रही? देखिए, ये सवाल तो मैं इस सवाल से जूझ रही हूँ, क्योंकि समाजवाद, लोहिया जी से बड़ा समाजवाद का ध्वजवाहक कोई नहीं हो सकता है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामचरितमानस की और भगवान श्री कृष्ण शिव की को इस देश की आत्मा मानते थे, और उन्होंने बार बार कहा, रामचरित मानस के उस पर रामायण मेले के आयोजन की बात डॉक्टर लोहिया किया करते थे। और मैंने तो समाजवादी पार्टी में ये रखा भी, और शायद अगर आज लोहिया होते तो उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया तो होता, क्योंकि वो तो रामायण मेले की संकल्पना को लेकर चलते थे। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से रामायण मेला तो दूर है, हम रामचरितमानस का सम्मान भी अगर नहीं कर पाएंगे, हम इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अगर सम्मान नहीं कर पाएंगे, तो फिर जनतंत्र में ये जनता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, जो किसी भी दल के लिए, किसी भी नेता के लिए बेहतर नहीं हो सकती है। आपने कहा था कि आपको सवर्ण होने का दुष्परिणाम मिला या? देखिए, मैंने तो समाजवादी पार्टी ये सोचकर ज्वाइन की थी, और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि समाजवाद में जाति, धर्म, लिंग के स्थान आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से रामचरितमानस के मुद्दे पर मुझे और डॉक्टर रोली मिश्रा जी को विशेष तरीके से टारगेट किया गया, बहुत सारे नेताओं ने अपनी असहमति जाहिर की थी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस जहरीले बयान के खिलाफ, लेकिन उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा, और विशेषकर 2 महिला नेता, जो कि तो पार्टी तो कह रही है कि हम गर्व से कहो हम शूद्र हैं। देखिए, सवाल इस बात का है कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है। हमारे देश के संविधान में सबके लिए बताया गया है कि कौन क्या है। पार्टी का और मैं अपना तो गर्व संविधान से एक नहीं ही है? बात कहना चाहती हूँ, देखिए, मैं गर्व से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ।
क्योंकि मैं अपने देश को मानती हूँ, मैं अपने संविधान को मानती हूँ और मुझे लगता है लोकतंत्र में किसी की भी सबसे बड़ी जो पहचान है वो भारतीय होना है, भारतीय तो क्या लोकतंत्र। पार्टी में संविधान नहीं है या वो किसी लोकतंत्र के तरीके से नहीं चलती? अब जिस तरीके से हमारा निष्कासन बिना कारण बताए कर दिया गया, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है किसी को भी पार्टी से एक्सपेल करने का, हमारे साथ तो पार्टी ने उसको भी नहीं माना और हम लोकतंत्र में दुहाई देते हैं कि हम सारी दुहाई सिर्फ सरकार को देंगे लोकतंत्र की, लेकिन पार्टी के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी और लोकतंत्र था उसको मारकर हमें बिना कारण बताए हमारा निष्कासन कर दिया गया। तो आप भी तो अपने बयान को इस तरह से कह रही हैं, आप कंगारू कोर्ट कहती हैं। हाँ, बिल्कुल, कंगारू कोर्ट में इस तरीके के निर्णय होते हैं जहाँ पे किसी की ना मैं ही मुंसिफ और मैं ही जो है गवाह भी, तो सब कुछ आप ही हो जाएँगे, तो आप हमसे पूछेंगे भी नहीं। तो ये लोकतंत्र में और संविधान में इस तरीके की प्रक्रिया का स्थान नहीं है। अगर आपको हमसे असहमति थी तो आप हमें नोटिस देते, लेकिन मैं ये मानती हूँ और मैंने इस बात को कहा भी है बार-बार कि समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक बल नहीं था कि वो ऋचा सिंह को निष्कासित करने से पहले एक कारण बताओ नोटिस जारी करती और या फिर इस देश की जनता को ये बताती कि किस अनुशासनहीनता या किस आरोप के चलते मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। एक आशंका आपने व्यक्त की थी गेस्ट हाउस कांड को लेकर के, वो क्या है जरा आप उसमें कुछ बोलिए? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, आर्या जी को इस बात की याद दिलाई कि आप तो दलित और पिछड़ा और महिला की बात केवल अपनी राजनीति को चमकाने के चलते करते हैं। अगर आपको रामचरितमानस की चौपाइयों से ऐतराज है तो आपको सबसे पहले जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था जिसमें दलित भी थी, महिला भी थी और उनके साथ क्या बर्ताव किया गया, तो इस पे बात करनी, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उस पार्टी को क्यों ज्वाइन कर लिया, इसमें एक दलित महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ था। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि समाज में समय के साथ, तो उसी पार्टी हाँ, में हैं। मैं इस बात का जवाब दे रही हूँ क्योंकि हम लोग ये मानकर जो पार्टी को ज्वाइन भी किए थे और हम आज भी इस बात को मानते हैं कि समय के साथ अपनी गलतियों को मानकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप दलित और महिला के नाम पे राजनीति करेंगे लेकिन दलित और महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, आप अपनी गलती पे माफी नहीं मांगेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं तो कहती हूँ, आप लगातार महिला सवाल किया जा रहा है। अभी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है, 70 लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 5 महिलाएं। आखिर कैसे आप महिलाओं को मुख्य धारा की, आपने तो दलित और वंचित समाज की महिलाओं को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उचित स्थान या बराबर का स्थान या 1/3 स्थान नहीं दिया। सिर्फ मुंह से बोलने से और अपने राजनीतिक लाभ के लिए कब तक आप महिलाओं, दलितों और पिछड़ों का सहारा लेते रहेंगे? देखिए, अगर दलितों का उत्थान करना है, पिछड़ों का लड़ाई लड़नी है, तो आपको सड़क पे आकर, आज जरूरत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये पूछते कि दलित और पिछड़े और वंचित तबके के कितने लाखों करोड़ों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, आखिर वो अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं, महिलाओं को जो है छत क्यों नहीं मिल रही है। ये सवाल होने चाहिए थे 21वीं सदी में राजनीति के, लेकिन राजनीति में आप 21वीं सदी में जो आदिकाल में रामचरितमानस लिखी गई उसके आधार पर सामाजिक वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है क्योंकि रामचरितमानस इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का। आप भी तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछले बयानों को आप भी ट्विटर पे शेयर कर रही हैं और कोट कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बार-बार कहा है कि अगर लड़ाई लड़नी है तो आइए हमारे साथ लड़िए। अभी यहीं पे चकनिरातुल में दलितों की बस्ती गिराई जा रही थी, हम लोगों ने खड़े होकर वहां लड़ाई लड़ी, प्रधानमंत्री कार्यालय तक लड़ी और उस दलित बस्ती को बचाने का काम किया। सवाल राजनीतिक रोटियां सेकने का सिर्फ नहीं होना चाहिए, हमको सड़क पे निकलकर, हमको जनता के बीच में जाकर और हमें संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करते हुए हमें उनकी लड़ाई को न सिर्फ तो मैम, लड़ना स्वामी होगा। प्रसाद मौर्य में भी तो स्वामी है। ये तो आप उनसे पूछिए कि कौन से स्वामी हैं। कभी वो बौद्धिस्ट हो जाते हैं, कभी वो हिंदू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी ये निजी आस्था हो सकती है कि वो क्या होंगे क्या नहीं, इसका मैं सम्मान तो करती हूँ। शिवपाल यादव ने भी तो कहा कि वो उनका निजी बयान है, उसके बिल्कुल। बाद भी आप पार्टी लाइन से हट करके बयान दे रही थी। नहीं, मैं पार्टी लाइन से नहीं, मैं तो जनता की भावनाओं के आधार पर बयान दे रही हूँ। अगर शिवपाल यादव जी ने भी उनका निजी और व्यक्तिगत बयान बताया था तो सिर्फ ऋचा सिंह को और रोली तिवारी मिश्रा को क्यों पार्टी से निकाल दिया गया? तो शिवपाल जी ने भी तो ये भी तो कहा कि आप अनुशासनहीनता कर रही थी। मैं तो पूछ रही हूँ कि अनुशासनहीनता 100 करोड़ जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है या फिर लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र की भाषा का इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछना है। आपको तय करना पड़ेगा कि अनुशासनहीनता आखिर वास्तव में है क्या। आप जनता के बीच में काम कर रहे हैं, आप जनता की जन भावनाओं को, और मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहती हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ये कहा कि आप जातीय जनगणना पे काम करिए।
स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज तक जातीय जनगणना पे एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी वक्तव्य नहीं दिया। सारे वक्तव्य उनके रामचरितमानस को लेकर आ रहे हैं। कौन इस देश में व्यक्ति ये स्वीकार करेगा कि आप रामचरितमानस के लिए ये कहे कि उसका सर्वनाश होगा? कौन ये बर्दाश्त करेगा कि आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आप रामचरितमानस को बैन करवा देंगे? अगर हम इस तरीके से बात करने लगेंगे तो देखिए, अगर आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लेंगे तो आपको तमाम तरीके की असहमति हो जाती है। तो क्या आप सबको बैन करने की बात करने लगेंगे? ये चीज तो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि बैन करूंगा। उनकी तरफ से इस बात का हम लोग भी एक मान रहे थे कि स्पष्टीकरण आना चाहिए। तो और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बैन करने की बात की, जब इसका खंडन नहीं किया गया, आखिर हमको मुखर क्यों होना पड़ा? हमने क्यों पार्टी पटल पे बार बार कहा और जनता के सामने भी रखा? क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस देश में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इससे सिवाय धार्मिक वैमनस्यता के आप उत्तर प्रदेश को और देश को धार्मिक उन्माद में ढकेल देना चाहते हैं? आप मुझे बताइए कि रामचरितमानस की प्रतियां लखनऊ की सड़कों पर जलाने वाले लोग कौन थे? क्यों जलाई गई रामचरितमानस की प्रतियां जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की आस्था बसती है? आप ऐसे सुधार करेंगे? आप धार्मिक उन्माद फैला के सुधार करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको इन चीजों पे रोक लगानी पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि जिस दिन मुझे निकाला गया उस दिन कहा समाजवादी पार्टी ने एक प्रेस जारी करके कि अब सांप्रदायिक मुद्दों पर बात नहीं होगी। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे तब तक क्यों नहीं उनके ऊपर रोक लगाई गई? और क्या ये अनुशासनहीनता नहीं थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार तुलसीदास जी को और लगातार रामचरितमानस को अपशब्द कहने का काम कर रहे थे? वास्तव में तो उन्होंने अनुशासनहीनता की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर ये नैतिक बल नहीं था कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य डॉक्टर मान सिंह जी है, उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन से ऊपर कोई नहीं। बिल्कुल, पार्टी और संगठन के ऊपर कोई नहीं है। तो आप कैसे? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि पार्टी और संगठन के ऊपर इस देश में अगर जनभावनाओं की हम बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि अनुशासनहीनता की परिभाषा क्या है? मैंने पार्टी और संगठन में अपनी बात रखी, मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की। और अगर मैंने अनुशासनहीनता की होती तो जहां मेरा निष्कासन लिखा है उसके आगे अनुशासनहीनता भी लिखी होती, लेकिन सिर्फ मेरा और रोली तिवारी जी के नाम के आगे एक शब्द लिखा है, निष्कासन। क्यों नहीं जनता के बीच में लेटर जारी करके जनता को ये बताया गया कि रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह के द्वारा ये अनुशासनहीनता की जा रही थी? आपको जनता को तो कम से कम बताना चाहिए था। जनता तो जानती इस बात को। तो आपने ट्विटर पे पार्टी ज्वाइन की थी? नहीं, मैंने पार्टी जो है मैं पार्टी तो फिर ट्विटर से निष्कासन? इसका जवाब तो आप समाजवादी पार्टी से मांगिए, हम भी मांग रहे हैं। हमें नहीं मिला तो शायद आपको मिल जाए, क्योंकि आप जनता के बीच में पत्रकार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय दिया। और समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर क्या सोचती है इसके बारे में वो तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आप जुड़े रहिएगा अगली बार किसी और नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।